हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, तो इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं, तो देखो लेक्चर नंबर थर्ड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं तो वो आज थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी रहेगी? एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहेगी, उसकी एप्लीकेशन। दूसरी अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये दोनों की दोनों थ्योरीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू चलेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कुछ हद तक। ठीक है, और यहाँ पर है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन, वीबीटी। ठीक है, ये मान के चल सकते हो कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से वो मोस्टली इन्हीं पार्ट से होगा। जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मोस्टली इन्हीं पार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है कि ये दिस थ्योरी वाज मेनली डेवलप्ड बाय लिनियस पॉलिंग। ठीक है, लिनियस पॉलिंग ने ये थ्योरी डेवलप करी थी। द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे इस थ्योरी के वो पहले हम देख लेते हैं कि मेटल आयन व्हेन इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि जब भी कोई मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनाने जाता है तो वहां पर हमेशा और हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन द मेटल आयन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। मेटल किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो एक लुईस बेस या लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यानी कि लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर दिस द मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल। जो उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहती है वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। आई बात समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ FeNH3 6 आयरन प्लस 3 आयंस प्रोवाइड 6 वैकेंट ऑर्बिटल। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है FeNH3 6। ठीक है, तो यहाँ पर FeNH3 6 जो है अपने, देखो 6 अमोनिया आ रहे हैं, तो 6 अमोनिया के लिए जो Fe+3 है वो, जैसे ये Fe+3 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप जानते हो कि यहाँ पर 3d ऑर्बिटल वैकेंट होती है इसकी। 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3d6, तो 3d5 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर 4s और ये ऑर्बिटल जो है 6 ऑर्बिटल ये अपने आप प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? कितनी ऑर्बिटल? ये 6 अमोनिया के लिए 6 ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे आगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉपर, देखो 4 अमोनिया लिगेंड आ रहे हैं, तो ये कितनी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर रहा है? 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि जितने भी लिगेंड्स आ रहे हैं, जितने भी लिगेंड्स आ रहे हैं उतने वैकेंट ऑर्बिटल नहीं चाहिए। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगेंड उतने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एथाइलिन डायमाइन है, जैसे कोई भी मेटल है और यहाँ पर एथाइलिन डायमाइन है तो 3 है, तो क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा? नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। तो यानी कि ये वाला जो मेटल है यहाँ पे 6 ही वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। कितने? 6 ही वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन विथ लिगेंड। जब भी मेटल ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लिगेंड को, उससे पहले मेटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है यहाँ पर जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। ठीक है, मान लो 6 ऑर्बिटल बना रहा है तो उसके लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3d2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आपने पढ़ रखा है। अगर मान लीजिए 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है तो वो 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करके वो कौन सी बनाएगा? या तो sp3 बनाएगा या dsp2 बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो ऑर्बिटल्स बनाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया। सी द वैकेंट ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन गेट ओवरलैप्ड विद ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली बात है कि मेटल की ऑर्बिटल और लिगेंड जो लोन पेयर दे रहा है,
जिस भी ऑर्बिटल से दे रहा है वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगी तो हाइब्रिडाइज्ड बनेगी। भाई दो ऑर्बिटल मिक्स होगी तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनती है। तो एक ऑर्बिटल तो किसकी है, मेटल की, एक ऑर्बिटल किसकी है, लिगेंड की। मेटल की खाली ऑर्बिटल है, लिगेंड की भरी हुई ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो डोनेट कर रहा है, जिस ऑर्बिटल से लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जिस ऑर्बिटल में मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रही है। ठीक है, तो डी पॉइंट का मतलब ये है। ई पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है वो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन कैटेगरी है दो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। अभी के लिए थोड़ा सा मन में इस चीज को रखो, ठीक है, आगे क्लियर होगी ये चीज। इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज प्रेजेंट देन इट विल कॉज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की और orbitals of central metal, and if n-1d orbitals are involved in hybridization then inner orbital complex is formed। और पेयरिंग होगी तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सारे पॉइंट्स अभी मैं एग्जांपल के साथ सॉल्व बताऊंगा, अभी के लिए बस पढ़ लो और थोड़ा सा समझ लो कि ये बाद में क्या कहाँ किस तरीके से यूज हो रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ही रहेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो क्या लिखा हुआ है, if in the complex weak ligand is present then there will be no pairing of unpaired electron in n-1d orbital, and if nd orbitals are involved in the hybridization then outer orbital complex is formed। ठीक है, तो nd ऑर्बिटल अगर यूज हुई है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर n-1d ऑर्बिटल यूज हुई है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट, if unpaired electron is present in the complex then it will be पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यानी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखो, अब एग्जांपल से समझो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है CONH3+, तो कोबाल्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब कोबाल्ट अगर दिया हुआ है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 3+। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी कोबाल्ट की, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आउटर मोस्ट 3d6। देखो वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2। ठीक है, किसकी, कोबाल्ट की, पर यहाँ पर है कोबाल्ट 3+, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6। ठीक है, अब 3d6 है, ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 3d6। ठीक है, 3d6, तो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं यहाँ पे, ये हो गया अपना 3d ऑर्बिटल, ये हो गई अपनी 4s ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गई 4s ऑर्बिटल। यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, hence pairing of 3d electron will occur। ठीक है, 3d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने के बाद, ठीक है, पेयरिंग होने के बाद यानी कि आफ्टर पेयरिंग, देखो ये हो गई आपकी 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गई आपकी 4s ऑर्बिटल। ठीक है, ये 3d है, ये 4s है, 3d 4s। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो गई है, तो बचे हुए ये जो 6 अमोनिया आ रहे हैं, ये 6 अमोनिया कहाँ आएंगे? ये 6 अमोनिया आएंगे यहाँ पर। ये एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, ठीक है, तीसरा अमोनिया, और इसके पास यहाँ पर 4p भी खाली है, 4p, जिसमें ये आ रहे हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये 6 अमोनिया हो गए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, कि यहाँ पर टोटल कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई है। यहाँ पर देखो कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई है, तो D2sp3। तो यानी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन यूज हुई है D2sp3, यानी कि यहाँ पर ये बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज हुई है, यानी कि n-1d यूज हुई है। देखो 4s 4p तो n हो गया, तो यानी कि 3d कौन सी हो गई? n-1 होगी। तो n-1d ऑर्बिटल यूज हो रही थी, n-1d ऑर्बिटल यूज हो रही थी, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा था? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा था। अब दूसरी चीज आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये जो है अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? तो इसको अभी दबा के रखो। एक्चुअली हुआ क्या, वीबीटी ने इस बात का जवाब भी नहीं दिया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है। इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक ड्रॉबैक है वीबीटी का। पता कैसे चलता था? पता ऐसे चलता था कि वीबीटी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या करता था, पहले पता करता था कि जो कॉम्प्लेक्स के बारे में वो स्टडी कर रहा है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर वो क्या फाइंड आउट करता था कि कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स अगर डायमैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स अगर डायमैग्नेटिक है तो यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि पेयरिंग हो रही है, और पेयरिंग हो रही है तो इसका मतलब जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे COF6 है। ठीक है, अब COF6 में भी अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास 6 आयरन है और टोटल है -3 आयरन नहीं फ्लोरीन। ठीक है, और टोटल -3 है। कोबाल्ट 6, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, तो इससे कोबाल्ट आ जाएगा +3। ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +3 आ रही है। फिर उसके बाद कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d7 4s2। कोबाल्ट 3+ में क्या हो जाएगी? 3d6 हो जाएगी। वही सारी खेल कहानी सेम। ठीक है, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, ये आ गई 3d। ठीक है, 3d में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे 6, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर here fluorine is a weak ligand। ठीक है, फ्लोरीन कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। Hence pairing will not occur। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो अब मजबूरन लिगेंड्स को कहाँ जाना पड़ेगा? देखो लिगेंड्स को कहाँ जाना पड़ेगा, वापस बना देते हैं। ठीक है, ये 3d हो गई, ये 4s हो गई, फिर यहां हो गई 4p। ठीक है, और यहां आ गई 4d। ठीक है, 4d। अब 3d में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 1 2 3 4 5 6।
अब क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही तो ये 6 के 6 फ्लोरीन कहाँ आएंगे? अब इनको पेयरिंग नहीं हो रही तो ये तो मजबूरन यहाँ ऑक्यूपाई करेंगे। ये 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन हो गए। ऑर्बिटल ध्यान से देखो कौन कौन सी कंज्यूम करी है इन्होंने, फ्लोरीन ने तो ऑर्बिटल कंज्यूम करी है sp3d2, तो यानी कि ध्यान से देखो nd यूज करिए, बाहर वाली d यूज करिए, और जब बाहर वाली d यूज करते हैं, nd यूज करते हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यानी कि ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। आई बात समझ में? चलिए फिर NiCl4 2- की बात करते हैं। यहां पर देखो NiCl4 2- की अगर मैं बात करूं तो यहां पर निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2+, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी तो निकल 2+ है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3d8 होगी, 3d8 और 3d8 में देखो अब निकल के लिए मैं d ऑर्बिटल बनाऊंगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कौन सी ऑर्बिटल है? 3d ऑर्बिटल है। यहाँ पर ये 4s ऑर्बिटल होगी, यहाँ पर ये 4p ऑर्बिटल होगी, ठीक है। ये 4p ऑर्बिटल है। अब देखो कि क्लोरीन कैसा लिगेंड है? क्लोरीन इज वीक लिगेंड, ठीक है। क्लोरीन अगर वीक लिगेंड है तो यहाँ पर जो क्लोरीन आएंगे वो कौन सी ऑक्यूपाई करेंगे? ये वाली ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे, ये वाली करेंगे, ये वाली करेंगे, यानी ये वाली करेंगे। तो कौन सी ऑर्बिटल इन्होंने यूज करी? बाहर वाली, ठीक है। तो हेयर क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, ठीक है। क्लोरीन क्या है? एक वीक लिगेंड है, हेंस पेयरिंग does not occur, या pairing will not occur, pairing is not observed, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ध्यान से देखो sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3, यानी कि टेट्राहेड्रल। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल के केस में हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या वो नहीं बोलते, यहां पर बन रहा है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल शेप था। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे जो देखा ये ऑक्टाहेड्रल थे, ठीक है। ये कौन से थे? ऑक्टाहेड्रल। ये भी कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब इसको देखो एक और एग्जांपल, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। +2 का मतलब है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 3d8 ही रहेगी, 3d8 ही रहेगी। तो ये 3d8 बना दी मैंने, 3d, ठीक है। और यहाँ पर फिर 4s भी प्रेजेंट है और 4p भी प्रेजेंट है, ठीक है, 4s 4p। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए
कि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, hence pairing will occur, ठीक है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड पेयरिंग विल अकर। तो देखो जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 3d ऑर्बिटल और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आगे कौन सी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पर 4s प्रेजेंट है, यहाँ पर 4p प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन सी है, 3d 4s 4p। अब देखो यहाँ पर साइनाइड है, ये एक साइनाइड, ये दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड, चौथा साइनाइड, 4 साइनाइड हो गए। ऑर्बिटल देखो कौन सी यूज हुई है, ऑर्बिटल हुई है यहाँ पर कौन सी, अंदर वाली, यानी कि DsP2, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो यानी कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्क्वायर प्लेनर टाइप बनेगा, साइनाइड 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 और साइनाइड, ठीक है। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल है तो NiCl4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल रहेगा, Cl 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 Cl, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल की तरह रहेगा, आयरन आयरन सॉरी फ्लोरीन फ्लोरीन, एक तो मेटल्स की वजह से दिमाग में आयरन ही आयरन चलता है, आप देख के ये भी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। बस यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्बिटल यूज हुई है, ठीक है, मेटल की जो ऑर्बिटल यूज हुई है वो डिफरेंट है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये सारे, ठीक है। कौन से बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, चलिए ठीक है। एक और है एग्जांपल, ध्यान से देखिए, Zn2+ यानी कि 3d10। अब भले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज किया हो, फिर भी यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है कि d ऑर्बिटल पूरी भरी हुई है, d ऑर्बिटल भरी हुई है तो यहाँ पर ये हो गई 4s और ये 4p, ठीक है, ये हो गई 4p। तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पर अमोनिया आ गया, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आई देखो क्या आएगी, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल भी डायमैग्नेटिक पॉसिबल है, ठीक है। इस बात को दिल पे मत लेना कि टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक पॉसिबल नहीं होता, तो टेट्राहेड्रल भी डायमैग्नेटिक पॉसिबल है, ये रहा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका वीबीटी का काम खत्म, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं, जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है, हाइब्रिडेशन निकालनी है और बतानी है, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर आएगा DsP2, ठीक है, इसमें हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, कॉपर है, कॉपर है तो यानी कि हाइब्रिडेशन आएगी यहाँ पर कॉपर 3, कॉपर +2 है तो 3d9 आएगा, 3d9 आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पर आएगा DsP2 और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा और पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा,
क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसमें। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों के दोनों हो चुके हैं आपके। ठीक है, चलिए इनमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से NiCO4 है, NiCN4 है, तो NiCO4 की बात करें तो ये न्यूट्रल है, यानी कि ये हो जाएगा 3D8 और 4S2। ये हो जाएगा आपका 3D8 और ये भी हो जाएगा 3D8। तो ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो पहले दूसरे डायमैग्नेटिक हैं, ठीक है। CO and CN are diamagnetic, NiCl4 is paramagnetic। चलिए, which is the correct geometry of NiCl4 2-? तो अभी हमने देखा था Ni2+ है, 3D8 है और क्लोरीन वीक लिगेंड था, यानी कि पेयरिंग नहीं हो रही थी, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि टेट्राहेड्रल sp3 ज्योमेट्री आ रही थी, ठीक है। फिर ये भी अभी देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर एंड डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं था? तो ये वाला देखिए 3D8 था, ठीक है। 3D8 था तो यानी कि यहाँ पर DsP2 कॉम्प्लेक्स बन रहा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद। फिर अगर यहाँ पे ये कौन सा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। देख के पता चल जाएगा अगर आपने कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी तो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब CFT। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैक्सिमम सवाल इससे आना है। तो आज जो अपना मुद्दा रहेगा ना, एक तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होना क्या है वो सीखना, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशंस वगैरह वाला पार्ट कैसे आता है। तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमसे क्या कहती है। देखो VBT में क्या ड्रॉबैक्स थे, VBT में जो अभी अपन ने पढ़ा, तो एक तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो इसके ड्रॉबैक्स ये थे, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन CFT क्यों आई, अगली थ्योरी क्यों आई? क्योंकि पुरानी थ्योरी कुछ बता नहीं पा रही थी, इसीलिए आई, ठीक है। तो देखो VBT के ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक्स क्या थे? एक तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक वीक लिगेंड को कैन नॉट डिफाइन क्लियरली, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स का रीजन भी ये नहीं बताया कि कलर क्यों शो कर रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो क्यों कलर शो कर रहा है ये भी डिफाइन नहीं कर पाया था ये, ठीक है। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे किसके? VBT के, ठीक है। नेक्स्ट आई CFT, जिसने इन दोनों मुद्दों को क्लियर किया एंड बताया। तो देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि दिस इज अ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दैट कंसीडर हाउ द एनर्जीज ऑफ द d ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल आयन आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड, ठीक है। तो CFT में बेसिकली मुद्दा होता है कि मेटल और लिगेंड, ठीक है, लिगेंड और मेटल। तो लिगेंड क्या है? नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है, मेटल पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो दो अपोजिट चार्जेस की वजह से चार्जेस के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पर जनरेट हुई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑर्बिटल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो सारा मुद्दा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, central metal ion is considered as a positive point charge, anionic ligand as a negative point charge, neutral ligand as a point dipole, and attraction between metal ion and ligand is a electrostatic in nature। तो सेंट्रल मेटल आयन को कौन सा चार्ज बोला गया? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोला गया। लिगेंड को कौन सा चार्ज माना गया? लिगेंड को इन्होंने नेगेटिव चार्ज माना, एनायनिक, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड भी हो चाहे कोई भी हो, उसको पॉइंट चार्ज माना गया है और नेगेटिव चार्ज माना गया है। मेटल को कौन सा चार्ज माना गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड द 5d ऑर्बिटल्स, जो ये 5d ऑर्बिटल होती हैं मेटल की, no longer have exactly same energy while they are splitted into two different energy level
ठीक है। तो जो ये डी ऑर्बिटल्स अपन बना रहे हैं ना, ये वीपीटी में जो बनाई अपन ये 5 डी ऑर्बिटल्स, ये 5 जो डी ऑर्बिटल बना रहे हैं ना, इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम नहीं रहती है, चेंज हो जाती है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, no longer have exactly same energy while they are splitted into two different energy levels. Splitting of 5 degenerate d orbitals of the metal ion into T2g and EG set of orbital having different energies is called crystal field splitting. और इन d ऑर्बिटल के स्प्लिट होने को ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। The extent of splitting of metal d orbital depends upon the nature and number of ligands surrounding it and the charge on the central metal ion. The extent of splitting of metal d orbitals determine the magnetic and spectroscopic properties of the complexes. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें स्प्लिटिंग पढ़नी है वो बेसिकली दो टाइप की पढ़नी है। क्योंकि आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स दो टाइप के हैं। ठीक है, पहला है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, दूसरा है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, कई बार स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग भी एग्जाम में आ जाता है, तो स्क्वायर प्लेनर भी हम देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग के बारे में बात करूंगा। पहली बात करूंगा मैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की। ठीक है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में बेसिकली हो क्या रहा है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में टोटल 6 लिगेंड आ रहे हैं स्प्लिट करने के लिए। डी ऑर्बिटल जो है वो 3 ऑर्बिटल से मिलके बनी हुई होती है, सॉरी 3 नहीं, 2 टाइप की ऑर्बिटल से मिलके बनी हुई होती है, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो एक होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 टाइप की ऑर्बिटल्स होती है जो आप जानते हो, जिसमें से ये दोनों जो हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स होती हैं और ये दोनों जो हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, ये दोनों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होती हैं और ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होती है, ये आप जानते हो। अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तो मुझे एक चीज बताओ कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। तो लिगेंड अगर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये कौन सी एक्सिस थी? एक्स एक्सिस। ये कौन सी है? वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो जेड यहाँ और अंदर। ठीक है, ये है। तो मुझे बताओ कि एक्सिस पे ही तो लिगेंड्स आ रहे हैं और ये कौन सी है? ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जिन पे लिगेंड एग्जैक्टली अप्रोच कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस पे कौन सी ऑर्बिटल होती है? डी जेड स्क्वायर होती है। तो एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गई और एक डी जेड स्क्वायर हो गई। तो इन दो ऑर्बिटल्स में लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। तो जिन ऑर्बिटल में लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन पैदा होगा। तो ये दोनों क्या होगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा होगा? रिपल्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली जो ऑर्बिटल है, यानी कि जो एक्सियल ऑर्बिटल है, ये ज्यादा रिपल्शन फील करेगी। ठीक है, तो देखो अब ये तो कब रिपल्शन फील कर रही है? जब लिगेंड एग्जैक्टली अप्रोच कर रहे हैं इन ऑर्बिटल्स में। तो पहले क्या हो रहा होगा? देखो मेटल है, लिगेंड है, लिगेंड पास में, तो पहले पांचों की पांचों ऑर्बिटल बराबर रिपल्शन फील कर रही है। तो पहले क्या हो रहा है कि पांचों की पांचों ऑर्बिटल बराबर रिपल्शन फील कर रही है, तो ये एक्साइट हो गई। ये पांचों की पांचों ऑर्बिटल क्या हुई? एक्साइटेड हो गई। तो यानी कि ये हो गई एक्साइटेड D3D ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या हो गई? एक्साइटेड 3D ऑर्बिटल। फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि ये स्प्लिट हो गई। क्या हो गई? ये स्प्लिट हो गई। स्प्लिट हो गई किसमें? ऊपर कौन सी जाएगी? ऊपर जाएगी डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नीचे कौन सी जाएगी? नीचे जाएगी डी एक्स वाई, डी वाई जेड
एंड डी एक्स जेड, यानी कि एक्सियल ऑर्बिटल ऊपर चली गई, नॉन एक्सियल थोड़ी सी नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स ने जो अप्रोच किया वो डायरेक्ट इन ऑर्बिटल्स में किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको हम? T2G ऑर्बिटल। और इसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल। इसको T2G, इसको EG। ये जो स्प्लिटिंग है इसको बोला जाता है डेल नॉट। इस एनर्जी गैप को क्या बोला जाता है? डेल नॉट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक लेवल होता है जो इन दोनों एनर्जी लेवल को स्प्लिट करता है, जिसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। अब इस बैरी सेंटर के कंपैरिजन में जितना डी एक्साइटेशन हुआ है और जितना डी एक्साइटेशन हुआ है वो लिखते हैं हम। तो एक्साइटेशन जो हुआ है वो हुआ है 0.6 डेल नॉट का, और डी एक्साइटेशन हुआ है -0.4 डेल नॉट का। ठीक है, डी एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन फ्रॉम बैरी सेंटर टू EG एंड बैरी सेंटर टू EG। तो 0.6 डेल नॉट का तो एक्साइटेशन हुआ है और 0.4 डेल नॉट का डी एक्साइटेशन हुआ है, तो माइनस जो है वो डी एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या है। चलिए, ये हो गई बात। ठीक है, ये हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की कहानी। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या है कि आपको ऑक्टाहेड्रल में ये ध्यान रखना है कि एक्सियल ऑर्बिटल्स गेट एक्साइटेड। ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्साइट की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करूं, देखो यहाँ पर मैं कुछ स्प्लिटिंग समझा रहा हूं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ध्यान से समझना। अब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होता है कि वही सेम कहानी रहती है कि मेटल की d ऑर्बिटल रहती है 1 2 3 4, मेटल की 3d ऑर्बिटल। टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड अप्रोच करते हैं? 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो पहले वो 4 लिगेंड की वजह से क्या होगा? एक्साइटेशन होगा सिमिलरली। तो यहां हो गई ये एक्साइटेड, एक्साइटेड 3d ऑर्बिटल। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में कौन सी ऑर्बिटल अप्रोच हो रही थी? एक्सियल ऑर्बिटल। यहां पर कौन सी अप्रोच होती है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो एक्साइट होती है, और टोटल नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होती हैं 3, और डी एक्साइट जो हो रही हैं वो कौन सी हैं? 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो एक्साइटेड हो रही है वो है DXY, DYZ, DXZ। यहाँ पे कौन सी हो रही है? DX² - Y² एंड DZ²। इसको नाम दिया जाता है E। क्या नाम दिया जाता है? E। इसको नाम दिया जाता है T2। 4 लिगेंड है ना, छोटा है, छोटे के आगे G नहीं लगाते, बड़े के आगे G लगाते हैं। वैसे G जो है जेरेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इतनी बातें आपको ध्यान नहीं रखनी, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहां पर इसको वही बैरी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, यहां पर जो एक्साइटेशन होता है, देखो टोटल गैप को हम वही डेल टी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? डेल टी। और जो एक्साइटेशन होता है वो एक्साइटेशन होता है 0.4 डेल नॉट का, और जो डी एक्साइटेशन होता है वो होता है 0.6 डेल नॉट का। ये छोटा है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये छोटा ही है। ठीक है, वो बना दिया है, बाकी गैप जो है वो ज्यादा ही रहता है। ठीक है, डी एक्साइटेशन ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक है, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो तो एक्साइट होती है, और एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्साइट होती है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में तो एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्साइट करती हैं, और ये डेल नॉट का गैप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल में आपको ध्यान रखना है कि एक्सियल ऑर्बिटल एक्साइट करती है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्साइट करती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ
CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैलकुलेशन एंड कलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो CFT को आगे कंटिन्यू करेंगे हम, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने सिर्फ स्प्लिटिंग बताई है और साथ ही साथ मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की भी स्प्लिटिंग बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वो पूछ ली जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें रखते हैं। नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट करिए और देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।